दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस और छत्तीसगढ़ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम विविध आयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी या राज्यपाल? तो सही उत्तर है राज्यपाल। दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल हैं? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल नहीं, नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए और सी दोनों ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाले जो समिति होती है उसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो सही उत्तर है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। आप जान लीजिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22(1) के तृतीय परंतु के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर राज्यपाल। तो सही उत्तर है राज्यपाल। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 के अनुसार राज्य आयोग यानी राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल जो है अधिसूचना के द्वारा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, किसी जेल को देखना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना या मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो याद रखिएगा, मानव अधिकारों को उल्लंघन करने वालों को सजा देना ये दोस्तों मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो सही उत्तर है राज्य सरकार के समक्ष। दोस्तों स्टेट कमीशन से तात्पर्य राज्य मानव अधिकार आयोग से है। ये आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है, आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है क्या? तो ऑप्शन है देखिए, लोक अधिकारी, लोक सेवक, आयोग का अधिकारी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रत्येक सदस्य और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन की प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस कर रहा हो। तो सही उत्तर है 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में जो रहा हो उसको मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए राज्य सरकार विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संबंध में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है क्या? तो सही उत्तर है सिविल न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, देखिए ऑप्शन है स्वयं जांच करेगा, जांच करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करेगा, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। और आप जान लीजिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 19 के अनुसार सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय जो है आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको बताना है। मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय या केंद्र का वित्त आयोग। तो सही उत्तर है मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, ये संवैधानिक नहीं बल्कि संविधानेतर संस्था है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है और अन्य तीनों संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीन से भिन्न है? तो पिछड़ी जाति का आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और निर्वाचन आयोग। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधानेतर निकाय है, जबकि अन्य तीनों यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग और कौन सा निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। अंतर राज्य परिषद 1990 सही सुमेलित है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 नहीं बल्कि 1952, याद रखिएगा 1952, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो केवल बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है श्री MC सीतलवाड़। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक यानी नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है। इसका गठन विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक होती है, बिल्कुल सही। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, सही नहीं है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN वेंकट चलैया कर रहे हैं और ये देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसमें दो केवल 1 और 3 आपके सही हैं। और आप जान लीजिए कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति 22 फरवरी 2000 के प्रस्ताव के तहत जस्टिस MN वेंकट चलैया के अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी और इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करना और आज के समय में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश किया था। अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो MN वेंकट चलैया थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आप जान लीजिए
कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1974 में किया गया था। इस नियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री में से कोई भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण का अध्यक्ष नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था, तो आप जानते हैं मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता के संबंध में। और 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 इस समिति की सिफारिशों का परिणाम है। इसने भारत के लिए राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया था। फिर भी इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया था वो था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। अगला है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो ये संथानम आयोग की अनुशंसा पर। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन आप जानते हैं 1964 में दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। और संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित विधि के तहत वर्तमान में इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त है और ये संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। आप देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही सुमेलित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही सुमेलित है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 नहीं सही है और प्रवर्तन निदेशालय 2000 नहीं सही है। आप जान लीजिए दोस्तों कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ था और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। तो सी और डी दोनों ही इस प्रश्न के लिए सही सुमेलित नहीं है, कोई भी एक ऑप्शन इसका सही उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया था, इसको गठन करने वाले कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। आप जान लीजिए, मंडल कमीशन या पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधान के तहत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल यानी विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग के 4 सदस्यों में दीवान मोहनलाल, आर भोले, दीनबंधु साहू और के सुब्रमण्यम थे। इसमें दीनबंधु साहू के नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनके स्थान पर LR नाइक को सदस्य नियुक्त किया गया था और इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1980 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है, भूमि निर्वासन, बधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता और धार्मिक कारण। तो सही उत्तर है धार्मिक कारण जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति अत्याचार का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 याद रखना चाहिए आपको। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए परस्पर करार और उन राज्यों के विधानमंडलों में इस आशय का संकल्प पारित करने के पर संसद जो है विधि द्वारा उन राज्यों के लिए एक ज्वाइंट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उपबंध कर सकती है।
अगला प्रश्न है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, नहीं। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं, सही है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, सही नहीं है। और ये राज्य लोक सेवा आयोगों को दिशा निर्देश भेजता है, ये भी सही नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ और राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करें। और भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में? तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संगठन है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है और इसका गठन संविधान के उपबंधों के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसे? तो राष्ट्रपति को। और आप जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त कर सकता है। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसको जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत यदि 2 या अधिक राज्य ये करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा, या जहां 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो सही उत्तर है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनें। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये महत्वपूर्ण है, भारत के राष्ट्रपति। ऐसे तो आप जान लीजिए दोस्तों, सामान्य तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 317। और अनुच्छेद 317 में ये वर्णित है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे? तो उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में होती है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग में नहीं होती है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में होती है। तो केवल 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार
की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो, जबकि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है और इनको अनुच्छेद 124(4) के उपबंधित रीत से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से समावेशित पारित करने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? देखिए, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति और सेवा की दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर। तो दोस्तों, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर जो है ये लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है, ये आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति के सिफारिश पर। तो आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है और अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक सेवा की संस्थाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। इसलिए राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो सही उत्तर है राज्य की संचित निधि पर। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो उत्तर है राज्यपाल के समक्ष। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोस्तों, आप जान लीजिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के धारा 96C के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। सर रास बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और आप जान लीजिए 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ये संघ लोक सेवा आयोग के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में मद्रास सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग हेतु भी प्रावधान किए गए, जिसमें 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि किस प्रावधान के अंतर्गत? तो उत्तर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। MPPCS से संबंधित ये भी प्रश्न है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो सही उत्तर है 5 सदस्य। आप जान लीजिए संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 318 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों
और संयुक्त लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विभिन्न विनियमों द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दी गई आयोग की सांगठनिक संरचना के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उत्तर है रोज बैथ्यू। दोस्तों रोज मिलियन बैथ्यू जो है संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। 1992 से 1996 के दौरान वो इस पद पर रही थीं। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही में निम्नलिखित का कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो सही उत्तर है लोकनीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण भारत में नौकरशाही का सही रूप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 200, 301, 310, 311 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 310 ऑप्शन सी। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई पद सिविल पद धारण करता है तो उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न है सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 2004 में। दोस्तों लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 2004 को संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2004 को सौंपी थी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित तिथियों में किस एक दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर है 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दोस्तों 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे। 1947 में इसी दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नई दिल्ली में भारतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत के इस्पात ढांचे के रूप में अभिहित किया था और इसी परिप्रेक्ष्य में ये वर्ष 2006 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।